दोस्तों, मेरा नाम है कुमकुम बिनवाल। प्रधानमंत्री मोदी जब भी विदेश यात्रा में जाते हैं तो आपने उनकी इर्द गिर्द एनआरआईज की भीड़ देखी होगी, जो मोदी मोदी के नारे लगाते हैं और बताते हैं टीवी चैनल्स में कि कैसे जब से मोदी जी प्रधानमंत्री बने हैं विश्व गुरु बन गया है देश और विदेश में भारत का डंका बज गया है। दोस्तों, ऐसे एनआरआईज को ये खबर देखनी चाहिए और उससे भी इंपॉर्टेंट हर वो भारतीय इस खबर को देखे जो मोदी जी के विश्व गुरु की छवि की वजह से उनको वोट देता है। दो खबरें आई हैं दोस्तों जो भारत के लिए किसी भी हाल में अच्छी नहीं है। एक, भारत का पासपोर्ट की रैंकिंग गिर गई है। वो पासपोर्ट जिसकी वर्ल्ड वाइड रैंकिंग 80 थी वो 85 हो चुकी है। और दूसरा और सबसे ज्यादा गंभीर दोस्तों, रुपया तो न जाने कितना गिरेगा। ऐसा लगता है कि आजकल कंपटीशन चल रहा है कि भारत सरकार की साख गिरेगी या फिर रुपया ज्यादा गिरेगा। ये डायलॉग भी मोदी जी का ही है, तो मैं मोदी जी के लिए ही बोल रही थी। दोस्तों, रुपया अपने रिकॉर्ड स्तर पर गिर चुका है। दोस्तों, इस वक्त जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूं तो $1 इज इक्वल टू 86 रुपीज। 86 रुपीज। ये वही डॉलर था जो गिरता था तो अमिताभ बच्चन से लेकर अक्षय कुमार से लेकर जूही चावला से लेकर हर कोई ट्वीट किया करता था। अब वो तो खैर चुप है और उनके जीवन में तो पहले भी कोई परिवर्तन नहीं है, लेकिन आपके मेरे जीवन में इससे कितना बड़ा परिवर्तन आने वाला है। और इसके साथ साथ ये भी जानेंगे इस वीडियो में कि विश्व गुरु वाली जो मोदी जी की छवि है, क्या इन दो खबरों ने उस छवि पे साख का बट्टा लगाया है। तो इस पूरे मुद्दे पर मेरे साथ चर्चा करने के लिए वरिष्ठ पत्रकार अनिल शर्मा जी मौजूद हैं। मैं तारुफ उनका करवा दूं। वैसे तो आप जानते होंगे यूट्यूब का बड़ा चेहरा और उन पत्रकारों में से एक जो मोदी की राजनीति और मोदी की नॉमिक्स यानी कि मोदीनॉमिक्स भी बड़ी गहरता से समझते हैं। अनिल जी, जब मोदी जी विदेश जाते हैं तो उनके लिए वहां एनआरआईज मोदी मोदी के नारे लगाते हैं और गोदी मीडिया के माइक्स में कहते हैं कि मोदी जी आए तो देखिए हमें कितना सम्मान मिल गया, पूरी दुनिया में भारत का डंका बज गया। ये किस तरह का डंका बज रहा है कि पासपोर्ट हमारा गिर रहा है और रुपए और भारत सरकार की साख में तो लगता है कंपटीशन है कि भारत सरकार की साख ज्यादा गिरेगी कि रुपया ज्यादा गिरेगा। पहले तो मैं मैं पढ़ रहा था, उस पर थोड़ा सा मजाक कर लूं। आपने शो भी करा है। अभी मोदी जी ने एक इंटरव्यू दिया, लेटेस्ट आपने देखा होगा, पॉडकास्ट में उन्होंने एक चीज बोली कि मेरे में रिस्क टेकिंग कैपेसिटी जो है वो अभी पूरी यूटिलाइज नहीं हुई है। ये देश बहुत घबरा रहा है कि रिस्क टेकिंग कैपेसिटी कहीं पूरी यूटिलाइज नहीं हो जाए, क्योंकि डीमोनेटाइजेशन हम देख चुके, हम जीएसटी देख चुके। अब आपके टॉपिक पे आता हूं। आपने पूछा, हाँ, हम नीचे जाते जा रहे हैं हेनले इंडेक्स के अंदर। हेनले वो इंडेक्स है जो सारी कंट्रीज का, करीब 199 कंट्रीज का स्टडी करता है पासपोर्ट की, वो कितना पावरफुल पासपोर्ट है। उसमें हम पहले 80वें नंबर पे थे, अगर मैं गलती पे नहीं हूं तो आप एक बार चेक कर लीजिएगा। और वी हैव ड्रॉप टू 85। मतलब ये है कि हम जिन कंट्रीज में जा पा रहे थे शायद बिना वीसा के, उन कंट्रीज में भी ड्रॉप आया है। और हमारा जो पासपोर्ट की स्ट्रेंथ थी वो स्ट्रेंथ पहले से कम हुई है। सर, ये कैसे तय होता है? ये तय करने का हेनले का एक इंडेक्स है, उसके हिसाब से तय करते हैं। पर आप सीधी भाषा में, एक सरल भाषा में अगर आदमी को समझाने की कोशिश करें तो शायद ये लिंक्ड होता है नंबर ऑफ कंट्रीज जहां आप जाते हैं वहां आपको वीसा की जरूरत नहीं पड़ती, शायद उससे लिंक होता है। और दूसरा, आपकी फॉरेन पॉलिसी और इकोनॉमिकली आप कितने स्ट्रांग होते जा रहे हो, उन दोनों चीजों को कंबाइन करके लिंक होता है। उनके पैरामीटर्स हैं हेनले के खुद के, पर जो बेसिक चीजें हैं वो मैं लोगों को शायद समझ में आया होगा कैसे लिंक होता है। तो इंडिया में शायद कुछ कंट्रीज बड़ी हैं, 57 कंट्रीज हैं शायद जहां हम हेनले का भी वर्ल्ड में, हेनले का भी मेरे हाथ में है नहीं। हाँ, 57 डेस्टिनेशन है जहां पर इंडियन पासपोर्ट, जहां पर आप विदाउट पासपोर्ट जा सकते हैं, पर आप वो वीजा फ्री जा सकते हैं, वीजा फ्री। पर आप वो जो कंट्रीज देखेंगे तो आपको लगेगा ये कंट्रीज बहुत छोटी। क्या आप शेनेगन जा सकते हैं? शेनेगन मतलब यूरोप, आप नहीं जा सकते। क्या आप अमेरिका जा सकते हैं? नहीं जा सकते। क्या आप यूके जा सकते हैं? नहीं जा सकते। जो बड़ी कंट्रीज हैं वहां पे अभी भी इंडियंस को वीसा लेना पड़ता है। और अमेरिका जैसी कंट्रीज में टूरिस्ट वीसा तो इंडियंस को, अगर एवरेज में निकालूं तो आजकल शायद 200 दिन लगते हैं एक टूरिस्ट वीसा मिलने में। अरे बाप रे। तो आप ये देखिए, हाँ, करीब पहले 364 था, अब शायद 200 हुआ है। पर वो भी उन्होंने अपनी स्टाफ स्ट्रेंथ बढ़ाई है कि इंडियंस एक ऐसे हैं जो इंटरनेशनली घूमते बहुत हैं। अगर आपने देखा हो, घूमते बहुत हैं और नई जगह टटोलते हैं, वहां ज्यादा पसंद करते हैं। जैसे थाईलैंड है,
थाईलैंड में आपको वीजा फ्री एंट्री शायद मिल जाती है आजकल, उन्होंने अलाउ कर दिया, पर बड़ी कंट्रीज मैंने आपको बोला आपको नहीं दे रही है एंट्री, अभी भी बैन है। शायद कैरेबियन में कुछ कंट्रीज हैं जहां आपको मिल जाती है, यूरोप में कंट्रीज नहीं है। सबसे बड़ी दिक्कत आती है अगर कोई आदमी शेनेगन का वीजा लेने जाता है हिंदुस्तानी, वो बड़ी डिफिकल्टी से मिलता है। लेकिन अनिल जी, आपने कहा कि विदेश नीति पर बहुत निर्भर करता है। हमारे मोदी जी तो एक फोन से करते हैं तो वॉर रुकवा जाती है। वॉर रुकवा रहे थे ना पापा जी, पता नहीं रुक रही है वॉर, तो पता नहीं। मुझे बताइए अनिल जी, ये रुपया क्यों नहीं रुक रहा? कहां जाकर गिरेगा रुपया? हर दिन एक नया रिकॉर्ड। और ये भारत की अर्थव्यवस्था के साथ साथ भारत की विदेशी साख के पर एक बट्टा लगाता है। हमारे विश्वगुरु जी क्या कर रहे हैं? रुपया नहीं देख रहे हैं क्या? आपको याद होगा मोदी जी वो शख्स थे जो मनमोहन सिंह जब प्राइम मिनिस्टर थे, जब रुपया करीब 60 रुपए के आसपास था टू $1, 60-61 के आसपास था, मुझे याद आता है, तो रोजाना हल्ला मचाते थे ये साख गिर रही है, ये सरकार की साख गिर रही है, रुपया आईसीयू में है। कई उनके आप वीडियोस देखेंगे पुराने, 10 साल पुराने, तो आपको 10-15 साल पुराने तो आपको देखने को मिलेंगे। ये रुपया आपको बता रहा हूं जिस तेजी से गिर रहा है, मेरा अंदेशा है ये 90 के करीब छुएगा। 86 रुपए ये क्रॉस कर चुका। अगर आप देखेंगे तो आज का डेटा शायद 86 रुपए से ऊपर, 86.11 या 86.10 के आसपास आज रुपया है, और रोजाना नीचे जा रहा है। आप अपनी करेंसी को स्ट्रॉन्ग कर ही नहीं पा रहे हो, और यू आर द वर्स्ट परफॉर्मर, वन ऑफ द वर्स्ट, मैं कहूँ सारों में नहीं, वन ऑफ द वर्स्ट परफॉर्मेंस इन एशिया व्हेन इट कम्स टू करेंसी। तो क्या कारण है कि हम अपनी करेंसी को मैनेज नहीं कर पा रहे? इसका कारण सीधा सा है, ये गवर्नमेंट का फेलियर है। वो रुपये को इंटरवीन नहीं कर पा रही कहीं पे लाके, क्योंकि आरबीआई को आना चाहिए, आरबीआई को इंटरवीन करके इसको रोकना चाहिए था कहीं पे। मैंने उस दिन भी आपके शो में एक चीज बोली थी, उसको फिर रिपीट करूंगा। अभी मैं एक डेटा पढ़ रहा था, मैं एक सेकंड आपसे लूंगा, और उस डेटा ने मेरे को बड़ा अचंभे में डाला कि ये आखिर हो क्या रहा है। एक सेकंड आपसे मैं माफी चाहूंगा। भारत का व्यापार घाटा $37.8 बिलियन, व्यापार घाटा $37.8 बिलियन है नवंबर में। अब जब ये लोग पार्लियामेंट में जवाब देते हैं कि एक्सपोर्ट हमारे जो है उनको बड़ा फायदा मिलेगा, आपका व्यापार घाटा कितना है? $37.8 बिलियन। अगर रुपया गिरता है और डॉलर बढ़ता है तो ये व्यापार घाटे का क्या होगा, इकोनॉमी का क्या होगा? मैंने उस दिन भी, आपको याद होगा, अपन जब शो कर रहे थे यही कहा था कि ये जो घाटा है इसका क्या होगा। ये तो और वाइडन अप होगा, क्योंकि आपका जो $1 की जो एक डॉलर की जो कीमत है वो 86 क्रॉस कर गई। नवंबर में अगर मैं गलती पे नहीं हूं तो शायद ये 84 के आसपास था। तो ये आप देखिए क्या हो रहा है। आप अपनी इकोनॉमी में, तो बताऊं आपको, इकोनॉमिक पॉलिसी में तो हम बड़े फेलियर हैं, इसमें कोई शक नहीं है, और रुपए का इंपैक्ट आपको देखने को मिलेगा। मैंने आपको सिर्फ नवंबर का डेटा दिया है, मैं नवंबर का डेटा पढ़ रहा था और मेरे को बड़ा चौंकाया, क्योंकि उस दिन मैंने बोला था। और इसमें भी देखिए सबसे ज्यादा जो इंपोर्ट हो रहा है वो हो रहा है गोल्ड। अच्छा, जिसमें 4.8% ग्रोथ है गोल्ड के अंदर। और सर, सोना आदमी तब खरीदता है जब उसको ये एहसास होता है कि रुपया तो गिर जाएगा, लेकिन सोना आदमी खरीदता है ना, उसको सिक्योरिटी का एहसास कराता है सोना। बिल्कुल, इसको हम हेजिंग भी बोलते हैं, कि मेरा कल पैसा जो है वो डूबत में नहीं चले जाए, तो मैं क्या करूं, सोना खरीद के रख लूं, क्योंकि पैसे की वैल्यू तो गिर रही है, रुपए की तो सोने की तो बची रहेगी। तो ये और खतरनाक है। जब भी अर्थव्यवस्था, भारत की अर्थव्यवस्था में सोना ज्यादा खरीदा जाता है तो इसको अच्छा संकेत नहीं माना जाता है। ये पूरे वर्ल्ड में नहीं माना जाता मैम, ये पूरे वर्ल्ड में नहीं माना जाता। अनिल सर, इसी को मैं आगे और आसान भाषा में इंटरप्रेट करवाना चाहती हूँ दर्शकों के लिए। देखिए, जैसा कि आपने बताया, इससे पहले की वीडियो बताया था कि हम मंगाते ज्यादा हैं, भेजते कम हैं। मतलब इंपोर्ट ज्यादा करते हैं, एक्सपोर्ट कम करते हैं। और इंपोर्ट में जो सबसे बड़ी क्वांटिटी है सर तेल की, क्योंकि हमारे यहाँ ऐसा तो है नहीं कि पेट्रोल डीजल की खाने हैं, हम तेल बहुत बड़े, हमारा जो बेसिकली जो फॉरेन जो करेंसी है वो ज्यादा, सबसे ज्यादा खर्च होती है तेल मंगवाने में। मैं सही कह रही हूँ सर? तो और उसमें जो पूरा का पूरा व्यापार होता है वो डॉलर में होता है। तो जब रुपया लगातार गिर रहा है तो इसका मतलब हमारे लिए तेल मंगवाना बाहर से और मुश्किल और महंगा होगा। और जब तेल कंपनियों को तेल मंगवाना महंगा होगा तो वो यहाँ वो महंगाई में देंगी। और जब तेल कंपनियों के लिए महंगाई पड़ेगी तो जाहिर सी बात है जो ट्रक
और डीजल से चलने वाले ट्रक हैं या पेट्रोल से चलने वाले ट्रक हैं, उनको पेट्रोल डीजल महंगा मिलेगा। मतलब मैं ये कहना चाहती हूँ कि रुपए का गिरना डॉलर के मुकाबले इनडायरेक्टली आपकी मेरी जो महंगाई है उसको असर करता है क्या? वो करेगा ही ना। मैं आप सिर्फ पेट्रोल की बात मत कीजिए, डीजल की बात मत कीजिए। पेट्रोल डीजल में हमें फायदा क्या हुआ, थोड़ा सा आपको समझाने की कोशिश करता हूं दर्शकों को। हमने रशिया से इंपोर्ट करना शुरू करा, क्योंकि जब ये लड़ाई हुई पूरे यूरोप ने रशिया से बंद कर दिया, रशिया यूक्रेन की, तो इंडिया ने रशिया से तेल खरीदना शुरू करा। रशिया से तेल सस्ते दामों पे इंडिया को मिला और उसका फायदा इंडिया गवर्नमेंट ने जनता को नहीं पहुंचाया, बिल्कुल नहीं पहुंचाया। पर वो भी डॉलर में होता है, क्योंकि इंडिया ने कोशिश करी थी रूबल में ट्रेड हो जाए, मतलब रूबल रशिया की करेंसी है, उसके अंदर ट्रेडिंग हो जाए, वो नहीं हो सकी। वो आज भी बातचीत चल रही है किस स्तर पे है, पर इसने ट्रंप को भी नाराज करा। अभी आप ट्रंप पे भी शायद बात करते हैं, ट्रंप को भी नाराज करा कि हर चीज डॉलर में होनी चाहिए, दूसरी करेंसी क्यों। तो आप ये मानिए कि वो तो है ही एक पार्ट, पर हम इंपोर्ट कई चीजों का करते हैं, इसीलिए हमारा जो व्यापार का घाटा है वो बहुत बड़ा है। ये सिर्फ तेल का सवाल नहीं है, हम इलेक्ट्रॉनिक गुड्स भी इंपोर्ट करते हैं चाइना से, हम बहुत मैसिव इंपोर्ट करते हैं चाइना से। आपको बताऊं, आज ट्रेड हमारा चाइना से, हम कितनी गालियां निकालती हो गवर्नमेंट, हमारे टिकटॉक बैन कर देती हो या ऐसे ऐप बैन कर देती हो, पर लोगों को शायद ये पता नहीं होगा चाइना ट्रेडिंग पार्टनर हमारा बहुत बड़ा है, सबसे बड़ा है, और वहां पे ट्रेड डेफिसिट बहुत ज्यादा है। वहां चाइना इंपोर्ट कम कर रहा है, इंडिया को एक्सपोर्ट ज्यादा करता है। मतलब हम भेजते कम है, मंगाते ज्यादा है, मंगाते ज्यादा है। तो वो जो इम्पैक्ट है, उसका इम्पैक्ट का चाइना से हम तेल नहीं ले रहे, हम वहां से इलेक्ट्रॉनिक बहुत लेते हैं, हम दूसरी चीजें बहुत लेते हैं, सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री के अंदर जो चीजें आती हैं वो लेते हैं। तो अगर आप टोटल देखें तो आपको लगेगा कि हमारे लिए बड़ा नुकसानदायक है ये डॉलर का कमजोर होना, क्योंकि हम ट्रेड सरप्लस नहीं है, हम ट्रेड डेफिसिट है। एक आखिरी सवाल, क्योंकि आपने छेड़ ही दिया, अनिल जी, ट्रंप जी को क्या हो गया है? 20 तारीख को शपथ ग्रहण है, आज देखिए 11 तारीख हो गई, मोदी जी को बुला नहीं रहे हैं। इतनी पक्की दोस्ती थी, ठीक है मोदी जी नहीं गए अमेरिका, जाने में उनसे मुलाकात नहीं की, पिछली बार की तरह अब की बार ट्रंप सरकार वाला नारा भी नहीं दिया, लेकिन अब तो ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति बन रहे हैं ना, ये कोई पर्सनल खुन्नस निकालने वाला मामला थोड़ी होता है। ये ठीक है क्या? मतलब मजाक को अलग रख दें, भारत अमेरिका के रिश्तों के लिए ठीक है क्या? हमारे मोदी जी ने, मतलब सोचिए कितना बुरा लग रहा होगा, हमारे मोदी जी टीवी पे देखेंगे ट्रंप साहब का स्वेरिंग इन, तो उनको अच्छा लगेगा क्या यहाँ बैठ के? ठीक तो बिल्कुल भी नहीं है, आपको बोलूं मैं, ठीक इसलिए भी नहीं है, फॉरेन पॉलिसी की कहीं ना कहीं पे हमारे से गलती हुई। जिस साल हमने कहा इस बार ट्रंप सरकार, उस बार ट्रंप जी हार गए, तो हम बाइडेन से शुरू में दूर हुए, फिर नजदीक आए, बिकॉज इंडिया बड़ा मार्केट है तो लोग इंडिया की तरफ देखते हैं। अब के ट्रंप मुझे लग रहा है काफी ज्यादा नाराज है, और ये सारी चीजें जो है मुझे लगता है चालू हुई हैं पन्नू के केस से ज्यादा। आप देखें, और दूसरा केस जो था वो केस था मोदी जी जब बाइडेन से मिलने के लिए गए थे अमेरिका, तब ट्रंप से मिलने नहीं गए, उसको शायद इन्होंने ईगो ले लिया। मैं बोलता हूं अब अगर बुला भी लिया जाए तो ट्रंप के उसमें सेरेमनी में मोदी जी को नहीं जाना चाहिए। अब ये सिचुएशन आ गई, आज तारीख हो गई 11 तारीख तक आपके पास आज तक आपके पास बुलावा नहीं है, तो लास्ट मिनट पे बुलावा आता है, तो मैं मानता हूं कि हमारे देश के लिए शायद ठीक ना हो, पर मोदी जी और फॉरेन पॉलिसी वाले लोग ज्यादा समझते हैं इस बारे में। मेरे को पर्सनली अगर आप पूछें तो मुझे लगता है ज्यादा ठीक नहीं होगा। ये लास्ट सवाल पूछ लेती हूँ आपसे सर, ये भी तो हो सकता है कि ट्रंप साहब खुद ही फोन करें, अब दोस्त को फोन करेगा और उनको चीफ गेस्ट के तौर पर बुला ले। एन वक्त पे फोन किया लेकिन चीफ गेस्ट बना दिया। फिर मुझे बड़ा मुश्किल लगता है जी, अब मुझे लगता है कि अब बहुत मुश्किल है। अगर आएगा तो मेरे लिए बड़ा अचंभा होगा और हिंदुस्तान के लिए बड़ा अच्छा होगा। अगर आता है तो हम तो नेशन की बात करेंगे, प्राइम मिनिस्टर तो एक पार्ट है उसके, हम ये बात करेंगे, हमारे लिए बड़ा अच्छा होगा, क्योंकि इसमें कोई शक नहीं है अमेरिका जैसा सुपर पावर अभी कोई है नहीं। चाइना ग्रो कर रहा है, हमारे लिए जरूरी है रिलेशन
अमेरिका से हमारे अच्छे हों और अमेरिका से हमारे रिलेशन अच्छे होंगे तो हमें कई बेनिफिट भी मिलते हैं। पर ट्रम्प पहले भी क्लियर कर चुके हैं कि टैरिफ के मामले में, आपको याद होगा, क्लियर कर चुके हैं अगर ये 100% लगाएंगे तो हम भी 100% लगाएंगे। तो इंडिया से वो कुछ वैसे भी नाराज हैं टैरिफ्स को लेके। और ये बात शुरू हुई थी, अगर मैं गलती पे नहीं हूं, वो एक हार्ले डेविडसन जो एक मोटरसाइकिल पिछली बार ट्रम्प के उसके प्रचार के वक्त वो जो बातचीत थी, वो बातचीत शायद मुझे लगता है हार्ले डेविडसन अभी तक दिमाग में कहीं ना कहीं घूम रही, मुझे ऐसा लगता है, ऐसा प्रतीत होता है। इसके अलावा भी कई प्रोडक्ट्स हैं जिसपे ट्रम्प जी का कहना है कि हम तो कम टैरिफ लगाते हैं, इंडिया ज्यादा टैरिफ लगाता है। वो शुरू से ही इमिग्रेंट्स की बात उठी तो इमिग्रेंट्स पे भी बोले, मतलब अप्रवासी वीजा के लिए नहीं, जो वहां पर इलीगल माइग्रेंट्स वापस भेजूंगा। और पहली लिस्ट तैयार भी कर ली 18,900 की, और 7.5 लाख के करीब वहां ऐसे इंडियंस हैं जो रहते हैं। मेरे तो ये समझ में नहीं आता, अगर ट्रम्प जी ने सारे यहाँ भेज दिए, वैसे यहाँ नौकरियां नहीं है, वो कहाँ जाएंगे, कहाँ खपेंगे, उन बेचारों का क्या होगा। सर, अब कुछ न्यूज चैनल्स के बारे में सुना है कि पता चला है कि कई एंकर्स तैयार थे कि भाई पासपोर्ट की धूल वगैरह निकाल लें, कभी भी मोदी जी को बुलाया जा सकता है तो हम भी जाएंगे कवर करने के लिए। वो बेचारे सोच रहे हैं कि हम मोदी जी को नहीं बुला रहे, हम कैसे जाएंगे। तो ये गोदी मीडिया की कहानी है, लेकिन जाहिर सी बात है एक भारतीय के तौर पर हम चाहेंगे कि हमारे प्रधानमंत्री को बुला लिया जाए, और वक्त पर बुला लिया गया होता तो और अच्छा होता। बहुत बहुत शुक्रिया आपका अनिल सर, आप जुड़े हमारे साथ।